दोस्तों आइए सबसे पहले जर्नल की एक डिफिनीशन देखते हैं। जर्नल इज़ ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स that are prepared on the basis of source documents। जर्नल को बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले इसी बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मींस डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर किए हुए होते हैं। अब अगर आपको वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में नहीं पता तो इसकी मैं अलग वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस तरह जर्नल में ही हम अपने ट्रांजैक्शंस की फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग करते हैं यानी जर्नल एंट्री करते हैं। अब चाहे ट्रांजैक्शन किसी भी तरह के हों, कैश के हों या फिर क्रेडिट के हों, इसे सबसे पहले हम इसी जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यह रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें जर्नल एंट्री करते हैं। अभी आगे हम इस जर्नल के फॉर्मेट को भी समझेंगे कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं और किस तरह से हम इसमें जर्नल एंट्री करते हैं। इस तरह अगर हम इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करें या आइए इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन देखते हैं। द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर इंटर्ड systematically for the first time is known as journal। इसका मतलब है कि वह बुक जिसमें किसी भी बिजनेस के सारे लेन देनों को सबसे पहले एक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल कहलाता है। अब सिस्टम का मतलब है कि डेबिट वाली एंट्री कैसे लिखेंगे, क्रेडिट को कैसे लिखेंगे, नरेशन जो लिखते हैं उसे किस तरह लिखते हैं। प्रॉपर एक एंट्री करने का सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एंट्री करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जर्नल व प्राइमरी बुक होती है जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करके एंट्री को लिखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का यह रूल होता है कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, जिसमें से हम एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट। अकाउंटिंग में हम ज़्यादातर डेबिट के लिए DR और क्रेडिट के लिए CR का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जर्नल से रिलेटेड कुछ बेसिक और स्मॉल डिफिनीशन है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जर्नल एंट्री का क्या मतलब होता है? एन एंट्री रिकॉर्ड्स इन जर्नल इज कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। जर्नल में जो एक एंट्री की जाती है वह जर्नल एंट्री कहलाती है। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग का क्या मतलब होता है? The process of recording a transaction in the journal is called journalizing। जर्नल में लेन देनों को जो रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होती है वह जर्नलाइजिंग कहलाती है। नेक्स्ट है नरेशन किसे कहते हैं? आफ्टर ईच एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल्स इज गिवन। दिस एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड नरेशन। जर्नल में एक एंट्री करने के बाद ट्रांजैक्शन को कुछ ज़रूरी डिटेल के साथ शॉर्ट में या एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाता है और इस एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं। इस तरह जब एक एंट्री हो जाती है तो वह किस तरह का लेन देन हुआ है उसे उस एंट्री के नीचे शॉर्ट में लिख दिया जाता है ताकि उसे ईजिली समझा जा सके। नेक्स्ट आइए जानते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। समटाइम्स two or more transactions relating to one particular account take place on the same date. In such cases, instead of passing separate entries for all such transactions, only one entry is passed। कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लेन देन एक अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और वे सेम डेट पर भी होते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की अलग अलग एंट्री ना करके एक ही एंट्री की जाती है जिसे कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। इसे हम जर्नल एंट्री करते वक्त समझेंगे। अब आइए आगे जानते हैं कि आखिर ये जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे इसमें कोई एंट्री की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर किया हूँ। इसमें 5 कॉलम होते हैं। इसमें या जो पहला कॉलम होता है या डेट का होता है
ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुआ है वो डेट यहाँ पर लिखी जाती है। और ये दूसरा जो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है इसमें हम अपनी एंट्री लिखते हैं। और एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। यानी जब एंट्री करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखेंगे। डेबिट हमेशा या पहली लाइन में और यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। डेबिट के आगे डेबिट वर्ड लिखते हैं यानी DR लिखते हैं। और दूसरी लाइन में हम ये क्रेडिट की एंट्री लिखते हैं। क्रेडिट के आगे कुछ नहीं लिखते हैं, ना आगे और ना ही पहले, बस इसके लिए हम यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ नरेशन लिखते हैं यानी कि इस एंट्री को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। तीसरा कॉलम ये LF का होता है, मीन्स लेजर फोलियो। इसमें जो भी हम एंट्री करते हैं उसका जो आगे लेजर अकाउंट बनाते हैं तो वह जिस पेज पर होता है वह उस पेज का नंबर यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो कॉलम होता है या अमाउंट का होता है, इसमें डेबिट की अमाउंट हम लिखते हैं। इसमें यहाँ जो भी एंट्री करते हैं, जो यहाँ डेबिट हम लिखते हैं उसकी अमाउंट हम इसके कॉलम में लिखते हैं। और ये लास्ट वाला कॉलम भी अमाउंट का ही होता है या क्रेडिट का होता है, इसमें बस हम क्रेडिट वाली अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल के बारे में। जर्नल की पहली विशेषता है जर्नल इज़ ए बुक इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। इसका मतलब है कि जर्नल वह बुक होती है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि बिजनेस में जैसे ही कोई लेन देन होते हैं सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग जर्नल में की जाती है। नेक्स्ट है अ जर्नल इज़ अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ईच डेज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल ऑन द सेम डे। मीन्स जर्नल डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, रोज़ जितने भी लेन देन होते हैं वो सब उसी सेम डे पर जर्नल में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ डेट वाइज ऑर्डर। जर्नल में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज एक सीक्वेंस में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसकी अगली विशेषता है इट मेंटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सेम इन वन एंट्री। इसका मतलब है कि यह प्रत्येक लेन देन की पहचान को बनाए रखता है और एक एंट्री में उसकी कंप्लीट पिक्चर को प्रोवाइड करता है। यह जर्नल की विशेषता होती है। इसकी अगली विशेषता है जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसका मतलब है कि एक जर्नल बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग लेन देन के डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। जर्नल की आखिरी विशेषता यह है कि ईच एंट्री इन द जर्नल इज़ फॉलोड बाय ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज़ कॉल्ड नरेशन। इसका मतलब है कि जर्नल में हर एक एंट्री करने के बाद लेन देन का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, यानी कि उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है जिससे कि और अच्छे से एंट्री को समझा जा सके। इसे हम नरेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल के। इसे हम फीचर्स ऑफ जर्नल भी कहते हैं। आइए अब आगे जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ जर्नल के बारे में, यानी कि जर्नल के क्या फ़ायदे या लाभ होते हैं। तो जर्नल का पहला एडवांटेज है प्रोवाइड डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल के थ्रू बिजनेस के डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज प्रोवाइड किया जाता है। जो भी हम जर्नल एंट्री करते हैं वो हम डेट के हिसाब से करते हैं। जैसे आज की डेट में जितने भी लेन देन हुए हैं उन्हें आज की तारीख में लिखेंगे, कल जो भी लेन देन होंगे उन्हें कल की डेट में, और अगले दिन जो भी लेन देन होंगे वह उस डेट में हम लिखते हैं। इस तरह यह एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड होते हैं। जर्नल का दूसरा एडवांटेज है एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, मींस एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट। यह हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर इसके बाद इन्हें शॉर्ट में यानी कि एक लाइन में एक्सप्लेन करते हैं जिसे नरेशन कहते हैं। इस नरेशन से ही पता चलता है कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है।
जर्नल का नेक्स्ट और तीसरा एडवांटेज है लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब जर्नल में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली जाती हैं तो उसके बाद सबका अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, या यूँ कहें कि हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। इस तरह जर्नल के थ्रू ही लेजर पोस्टिंग आसान हो पाती है। जर्नल का नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। जर्नल का एक एडवांटेज यह भी होता है कि इसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज डेट वाइज होती हैं और इन्हें बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल ही रिकॉर्डिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, तो इस तरह कोई गलती होने की संभावना नहीं रहती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी बिज़नेस जब छोटा होता है तो यह पॉसिबल होता है कि उस बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या जो लेन देन हो रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस या लेन देन एक ही बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जब यही बिज़नेस ग्रो करता है या बढ़ने लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं, तब यह पॉसिबल ही नहीं होता है कि सारे ट्रांजैक्शंस को सिर्फ एक ही बुक यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए। तब इसके लिए जर्नल को सब जर्नल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। अब ये जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, इसका नेचर होता है कि सिमिलर नेचर के सभी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना, जैसे कैश के सारे लेन देनों को एक बुक में रिकॉर्ड करना, क्रेडिट परचेज के लिए अलग बुक बनाना, क्रेडिट सेल के लिए एक अलग बुक प्रिपेयर करना। इस तरह सब्सिडरी बुक्स वो होती हैं जहां ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बेसिस पर लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। आगे सब्सिडरी बुक्स की एक डिफिनीशन देखते हैं। सब्सिडरी बुक्स आर दोज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि सब्सिडरी बुक वह बुक होती है जिसमें सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन, यानी ऐसे लेन देन जिनका नेचर सेम होता है, उन्हें एक जगह और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मींस डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं उसी सीक्वेंस में उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे जो लेन देन पहली तारीख में हुए हैं उन्हें पहली तारीख में रिकॉर्ड करना, और जो लेन देन दूसरी तारीख को हुए हैं उन्हें दूसरी तारीख में रिकॉर्ड करना। इसी तरह सीक्वेंस वाइज रिकॉर्डिंग की जाती है। अब इसे ओरिजिनल एंट्री या फर्स्ट एंट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि बिजनेस में जो भी लेन देन हुए उसे लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले सबसे पहले जर्नल या फिर इसी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आइए आगे जानते हैं सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। फर्स्ट होती है कैश बुक। कैश बुक में उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी चाहे कैश कहीं से रिसीव हुआ हो या किसी को कैश में कोई पेमेंट की गई हो। कैश बुक के थ्रू बिजनेसमैन जब चाहे या जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कितना कैश उसके पास है। कैश बुक के थ्रू बिजनेसमैन जब चाहे या जानकारी प्राप्त कर सकता है कि कितना कैश उसके पास है और कितना कैश उसके बैंक में रखा हुआ है। कैश बुक से उसे यह इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि डेली कितना पैसा कैश में रिसीव हो रहा है और कितना कैश में पेमेंट किया जा रहा है, और इसके साथ ही हर दिन के आखिर में कितना क्लोजिंग स्टॉक है इसकी भी नॉलेज मिलती है। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि कैश बुक और कैश इन हैंड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, यानी फिजिकली जो भी कैश है वह कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है, जो कैश शो कर रहा है, वह उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा है परचेज बुक। एक बिजनेस में जो भी गुड्स उधार में परचेज किए जाते हैं वह सब इस परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ गुड्स का मतलब है कि वो चीज़ें या वो सामान जिसमें वह फर्म या कोई कंपनी डील कर रही है। जैसे कोई फर्म कपड़े बेचती है तो वह जब कपड़े परचेज करती है तो इसे हम परचेज ऑफ गुड्स कहेंगे और इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पर अगर यही फर्म कोई फर्नीचर परचेज कर रही है, क्योंकि फर्नीचर असेट्स है और इसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब भी हम अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
फ़िलहाल बस इतना समझ लें कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जब हम सप्लायर से गुड्स परचेज करते वक्त जो बिल या इनवॉइस को रिसीव करते हैं वही सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, जिसमें गुड्स कितनी है, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, टोटल अमाउंट और डिस्काउंट वगैरह यह सब लिखे रहते हैं। इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब तीसरा है सेल्स बुक। एक बिजनेस में जब भी गुड्स को क्रेडिट पर यानी कि उधार में किसी को सेल किया जाता है या बेचा जाता है तो इसे इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई सेल कैश में हुई है तो इसे तो हम कैश बुक में लिखेंगे, पर यही अगर किसी को उधार में बेचे हैं तो इसे हम यहाँ सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसे हम सेल्स डे बुक भी कहते हैं। तो इस तरह आप यह जान लें कि सेल्स बुक परचेज बुक का अपोजिट है। जिस तरह क्रेडिट परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह क्रेडिट सेल को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब इस सेल्स बुक में एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो जब कोई फर्म या कंपनी अपने कस्टमर को गुड्स सेल करती है तो वह एक सेल इनवॉइस इशू करती है। सेल इनवॉइस की 2 कॉपी प्रिपेयर की जाती है जिस पर सीरियल नंबर भी लिखे होते हैं। एक कॉपी गुड्स के साथ कस्टमर को दे दी जाती है और दूसरी कॉपी को एक फाइल में रखा जाता है। आगे सेल्स बुक में एंट्री करने के लिए अब इस सेल इनवॉइस में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, नेट अमाउंट ऑफ सेल, यह सारी इन्फॉर्मेशन रहती है और इसी से सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है। चौथा है परचेज रिटर्न बुक। जब कोई गुड्स उधार में पहले परचेज की हुई होती है और फिर उसे किसी वजह से सप्लायर को रिटर्न कर दिया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इस गुड्स को रिटर्न या वापस करने का कोई भी रीज़न या कुछ भी वजह हो सकती है, जैसे गुड्स जो डिलीवर की गई है वह सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं है, या रास्ते में डैमेज हो गई हो, या फिर पैसे ज़्यादा ले लिए गए हो, यानी जिस प्राइस पर एग्री किए थे प्राइस उससे ज़्यादा लगाकर भेज दिए हों, या गुड्स को टाइम पर नहीं पहुंचाया गया है। इन सारी वजहों से गुड्स रिटर्न कर दी जाती है और इस गुड्स के साथ ही सप्लायर को एक डेबिट नोट भी भेजा जाता है जिसमें गुड्स की डिटेल और उसे रिटर्न करने की वजह यह सब उस डेबिट नोट में लिखा रहता है। इसमें भी सीरियल नंबर और डेट भी लिखी होती है और इसकी 2 कॉपी प्रिपेयर की जाती है। ओरिजिनल कॉपी सप्लायर को गुड्स के साथ सेंड कर दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी उस फर्म के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जिनके बेसिस पर परचेज रिटर्न बुक में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। 5वां है सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक की तरह सेल्स रिटर्न बुक होती है। इसमें जब कोई गुड्स किसी फर्म के द्वारा कस्टमर को सेल की जाती है और वह कस्टमर किसी वजह से उस गुड्स को उस फर्म को वापस कर देता है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को वह फर्म सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करती है। इस तरह वह फर्म क्रेडिट नोट प्रिपेयर करती है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं और इसकी ओरिजिनल कॉपी वह उस पार्टी को सेंड करती है और यही उस फर्म के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जिसके बेसिस पर वह सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करती है। नेक्स्ट और लास्ट है जर्नल प्रॉपर। वो सारे ट्रांजैक्शंस या एंट्री जो ऊपर किसी भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं उन्हें इस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जिसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। जैसे कोई मशीनरी क्रेडिट में यानी कि उधार में परचेज की गई है तो यह ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी और ना ही परचेज बुक में रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसा कि अभी हम समझ सकते हैं कि कैश बुक में कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो भी कैश में लेन देन किए जाते हैं, चाहे गुड्स को परचेज कर रहे हों या गुड्स को सेल कर रहे हों। अगर वे कैश में किया गया है तो उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और परचेज बुक में हम सिर्फ उधार में परचेज किए गए सामान की एंट्री करते हैं। इसमें हम किसी असेट्स को परचेज करने की एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह मशीन हमारी असेट्स है, इसलिए इसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी एंट्रीज़ को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री और भी मिसलेनियस एंट्रीज़ होती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हम इस जर्नल प्रॉपर में करते हैं। तो आइए इसके एडवांटेज को एक एक करके समझते हैं। इसका पहला एडवांटेज है डिवीज़न ऑफ वर्क। सब्सिडरी बुक का एक एडवांटेज तो यह है कि सारे ट्रांजैक्शंस को एक जर्नल में ही रिकॉर्ड करने से अच्छा है
कि अलग अलग नेचर के सारे ट्रांजैक्शन का अलग अलग सब जर्नल बनाकर उन्हें रिकॉर्ड किए जाए। इस तरह अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वह अलग अलग पर्सन या स्टाफ में उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है। इस तरह सेम टाइम पर डिफरेंट बुक में अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है, इससे टाइम भी बचता है। सब्सिडरी बुक का दूसरा एडवांटेज है इंक्रीज इन इफिशियंसी। अकाउंटिंग का काम सब जर्नल में डिवाइड होने से उसे रिकॉर्ड करना इजी हो जाता है। इससे वह पर्सन अपने काम को अच्छे से हैंडल करता है और उसकी इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है। इस तरह सारे वर्क को अच्छे से और जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। तीसरा एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अगर कोई पर्सन कई सालों से सेम सब्सिडरी बुक को मेंटेन कर रहा है तो उसे रिकॉर्ड करने और समझने में फुल नॉलेज हो जाती है, यानी वह बहुत इफ़िशियंट हो जाता है उस सेम तरह के ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में, और इस तरह उसमें कोई गलती होने की संभावना भी कम हो जाती है। इसका चौथा एडवांटेज है ईजी फॉर रेफरेंस। जब सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किए हुए होते हैं तो कोई ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ढूंढना आसान होता है। इस तरह जब भी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्टली उसी सब्सिडरी बुक को चेक किया जा सकता है जिसमें वह रिकॉर्ड है। जैसे सेल्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन के लिए सेल्स बुक को चेक करके पता लगाया जा सकता है। इसका पांचवा एडवांटेज है ईजियर फॉर चेकिंग। ट्रांजैक्शंस को सब जर्नल में डिवाइड करने का एक एडवांटेज यह भी है कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो उसकी एरर का ईजिली पता लगा सकते हैं। इस तरह अलग अलग सब्सिडरी बुक से एरर की चेकिंग करना आसान हो जाता है। हर एक एम्प्लॉय अपनी पर्टिकुलर बुक को मेंटेन करता है, तो अगर उसमें कोई एरर भी है तो वह खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करने का नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स। अगर कोई एक बुक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे कि जर्नल, और इसे कोई एक पर्सन ही मेंटेन कर रहा है, तो इस केस में कोई फ्रॉड करना या पैसे इधर उधर करना आसान हो जाता है। सब्सिडरी बुक यूज़ करने से सारे वर्क को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह किसी भी एरर और फ्रॉड को कम किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग करते वक्त हम अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल। इसमें हम अपने बिजनेस के सारे लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर हो रहे हैं उन्हें डेट वाइज एक सिस्टमैटिक वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। और जर्नल एंट्री के बारे में हम जान चुके हैं। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है यह जर्नलाइजिंग कहलाती है। इस तरह किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमें जर्नल से नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं और वो सब मिक्स्ड होती हैं। जर्नल से हम एक ही बार में यह नहीं बता सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कितनी सेल की गई है, उसका बैलेंस कितना है। जर्नल में हम जितनी भी एंट्री रिकॉर्ड किए हैं, अगर कोई हमसे पूछता है कि कितने रुपये हमें कैश में मिले और कितना हम कैश में पेमेंट किए हैं और कितना कैश हमारे पास बचा हुआ है, तो इसका पता लगाने के लिए हमें जर्नल में कैश अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्रीज़ को ढूंढना पड़ेगा और जितना कैश आया उसको जोड़ेंगे, फिर उसमें से कितना कैश गया उसमें से उसको लेस करेंगे, तब जाकर हमें बैलेंस का पता चलेगा। तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम जितनी भी जर्नल एंट्री किए हैं उन्हें छांट कर उन्हें क्लासीफाई करके उनकी पोस्टिंग उससे रिलेटेड अकाउंट में करते हैं, यानी जर्नल एंट्री करने के बाद उसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता है शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करना एक पर्टिकुलर अकाउंट या हेड में। इसमें होता यह है कि एक ही नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो लेन देन हुए होते हैं, उन सबको एक ही जगह उनका एक अकाउंट बना दिया जाता है। इसे ही हम लेजर कहते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक अकाउंट से रिलेटेड सारे लेन देनों की जानकारी एक बार में एक ही जगह पर मिल जाए। इस तरह जब बहुत सारे अकाउंट किसी बुक में लिखे जाते हैं या रखे जाते हैं तो इसे लेजर बुक कहते हैं। इस लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर फाइनली उसे लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। यह लेजर बहुत ही यूज़फुल है, जो किसी भी इंटरप्राइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है।
इस तरह जितने भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वह पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या फिर नॉमिनल अकाउंट, तीनों में से कोई भी अकाउंट हो, हम इन सब का लेजर अकाउंट बनाते हैं। आइए अब लेजर की एक डिफिनीशन देखते हैं। The book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called the ledger. यह डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू एल.सी. क्रॉपर। तो इसका मतलब यह है कि जिस बुक में किसी भी बिजनेस का वर्गीकृत और अस्थायी रिकॉर्ड होता है उसे लेजर कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि लेजर में सबकी अलग अलग पोस्टिंग की जाती है, जिससे यह भी पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, उसे कितना पेमेंट किया गया है और बैलेंस कितना बचा है। यह सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों आइए आगे जानते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, यानी लेजर की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। आइए इसको एक एक करके हेडिंग वाइज समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की सरलता से प्राप्ति। इसका मतलब यह है कि लेजर की हेल्प से हम जिस भी अकाउंट की चाहें इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमने परचेज़ कितने की है, उसका बैलेंस क्या है, तो इसका पता हम परचेज़ अकाउंट से लगा सकते हैं। इसी तरह कैश, असेट्स या किसी एक्सपेंसेस आदि के बारे में भी ईजिली इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो किसी भी डिसीज़न में हेल्पफुल होती है। इसका दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, तलपट और अंतिम खाते तैयार करना। लेजर के ही बेसिस पर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में लेजर के सारे बैलेंस को शो किया जाता है। एक तरफ सारे डेबिट बैलेंस को लिखा जाता है और दूसरी तरफ सारे क्रेडिट के बैलेंस को शो किया जाता है। और जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के टोटल इक्वल नहीं होते हैं या बराबर नहीं आते हैं, तो लेजर में हुई गलती का भी पता चल जाता है। जबकि फाइनल अकाउंट्स बनाने से बिजनेस की पोजीशन का पता चलता है। बिना लेजर के ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ कैपिटल, असेट्स एंड लायबिलिटीज़, पूंजी, संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी। लेजर प्रिपेयर करने का एक इम्पोर्टेंस यह भी है कि अलग अलग लेजर अकाउंट बनाने से बिजनेस की कैपिटल कितनी है, असेट्स क्या क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में भी जानकारी हो जाती है। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का क्लियर पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है इट्स सेव टाइम, यानी समय की बचत। लेजर से किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन तुरंत और इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिससे कि समय की बचत होती है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है लीगल प्रूफ, यानी वैधानिक प्रमाण। न्यायालय की दृष्टि से भी लेजर बनाना कंपलसरी है। डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर बने अकाउंट्स लीगल प्रूफ होते हैं। कानूनी विवादों में न्यायालय उन्हें लीगल प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। इस तरह किसी भी बिजनेस के लिए लेजर प्रिपेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्राइमरी बुक होती है, उसके द्वारा किसी भी अकाउंट के बारे में तुरंत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे लेजर के नीड एंड इम्पोर्टेंस के, यानी कि हमें लेजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व क्या है। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि लेजर बनाने के क्या फ़ायदे हैं या इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो वो भी लगभग यही सारे होंगे जो ये नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर के हैं। अब जैसे इसका एक एडवांटेज यह है कि सारे अकाउंट्स को जब अलग अलग पेज पर ओपन किया जाता है या लेजर बनाया जाता है, तो इससे सारे ट्रांजैक्शंस जो उससे एक अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो एक ही जगह उस लेजर में होते हैं। अब किसी भी अकाउंट के बारे में जानना हो तो उसके बैलेंस को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे इसका एक एडवांटेज यह भी है कि ये जो हम लेजर बैलेंस निकालते हैं, चाहे वह डेबिट के हों या क्रेडिट के हों,
इसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें डेबिट के बैलेंस को एक साइड और क्रेडिट के बैलेंस को दूसरी साइड लिखते हैं। दोनों साइड का टोटल करते हैं और अगर अमाउंट सेम आती है तो इसका मतलब है कि लेजर में कोई गलती नहीं हुई है। तो इस तरह अकाउंट्स की एक्यूरेसी का भी पता चलता है। इसी लेजर के बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसमें भी यह लेजर ही इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह लेजर के बहुत से एडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों, अब बहुत देर से हम लेजर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो चलिए अब यह जानते हैं कि लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, इसे कैसे बनाते हैं। हमें यह जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं वहाँ पर हमें इस तरह के लेजर बनाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर हम जनरल एंट्री यानी कि वाउचर एंट्री पास करते हैं। अलग अलग लेजर्स बनाकर वहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी सारी डिटेल्स दिख जाती हैं। पर आइए जानते हैं कि लेजर बुक जो प्रिपेयर की जाती है उसमें लेजर अकाउंट कैसा होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों, ये पहले से ही मैं लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हूँ। यहाँ पर जो नेम ऑफ अकाउंट है, यहाँ पर हम जिस भी अकाउंट को बनाएंगे, जिस भी अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जैसे कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे। परचेज अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखेंगे। इस तरह यह लेजर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये लेफ़्ट साइड डेबिट की साइड होती है और ये राइट साइड क्रेडिट की साइड होती है। इसे हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह टी शेप में बनाया हुआ है। जैसा इसकी लेफ़्ट साइड में है वैसा ही सेम यहाँ पर राइट साइड भी होता है। इसमें यह पहला कॉलम डेट का है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन की डेट लिखते हैं, और दूसरा कॉलम है या पर्टिकुलर्स का। तो इस पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा ये JF का। यह कॉलम बाकी कॉलम से छोटा बनाया जाता है। JF मीन्स जर्नल फोलियो। इसमें हम उस जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं जहाँ से वह एंट्री यहाँ ट्रांसफ़र की गई है या लाई गई है। अब जैसे कोई पर्सन है, उसकी एक एंट्री पेज नंबर 2 पर है, फिर आगे अगर उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं, कोई किए गए हैं, तो उसकी एंट्री पेज नंबर 4 पर हुई है। तो आगे जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो JF के कॉलम में ये बस 4 लिख देंगे कि यह एंट्री इस पेज से आई है। इस तरह आगे हमें कोई एंट्री देखनी हो या कोई एंट्री की डिटेल जाननी हो तो इस पेज नंबर से उसे ढूंढना ईजी हो जाएगा, इसलिए यह JF का कॉलम होता है। अब आप तो जानते ही हैं कि जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसकी एक नरेशन लिखते हैं, जिसमें उसकी सारी डिटेल लिखी रहती है। इस तरह कभी भी कुछ जानना हो तो इसी पेज नंबर के थ्रू उस जर्नल में जाकर उसकी एंट्री को देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ये हमारा अमाउंट का। इस पर्टिकुलर में हम जो भी पोस्टिंग करेंगे उसकी अमाउंट हम इसके कॉलम में लिखेंगे। तो यही 4 कॉलम जो होते हैं यही सेम इस क्रेडिट साइड भी होते हैं, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। बस यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डेबिट साइड हम जो भी पोस्टिंग करेंगे उसके पहले टू वर्ड का यूज़ करते हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी पोस्टिंग हम लिखते हैं, जो करते हैं, उसके पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारा लेजर का फॉर्मेट भी क्लियर हो गया है, जिसमें हम यह जान चुके हैं कि इसमें क्या क्या लिखते हैं, यानी कौन सा कॉलम किस यूज़ में आता है। सभी बिजनेसमैन जब जर्नल या सब्सिडरी बुक से उसकी पोस्टिंग लेजर में कर देते हैं तो यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लेजर में की गई पोस्टिंग सही है या नहीं। यह वेरीफाई करना कि सारे अकाउंट सही हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। इस उद्देश्य से, या यूँ कहें कि इसकी जांच करने के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसे ही हम ट्रायल बैलेंस या हिंदी में तलपट कहते हैं। अब यह जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है या फाइनेंशियल ईयर के एंड में किसी भी डेट पर प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्रायल बैलेंस में आखिर होता क्या है, इसमें क्या करते हैं। तो यह ट्रायल बैलेंस जो होता है इसमें लेजर के सारे बैलेंस को शो किया जाता है। इसमें डेबिट की सारी एंट्री को एक तरफ व क्रेडिट की सारी एंट्रीज़ को दूसरी तरफ लिखा जाता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि लेजर के जो अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करते हैं वो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, और जो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड शो किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। और अगर ये दोनों साइड के बैलेंस यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड के बैलेंस जब मैच कर जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारे सारे अकाउंट्स सही हैं, सही से प्रिपेयर किए गए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि डेबिट का टोटल,
क्रेडिट के टोटल के बराबर नहीं होता है तो यह पॉसिबल है कि लेजर में कोई गलती हुई हो। तो ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि एरर्स का यानी गलतियों का पता लगाया जा सके, क्योंकि हमने इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाए हैं और उन सब का टोटल करते वक्त हमसे हो सकता है कि कोई ना कोई गलती हो गई हो या हम कोई अमाउंट गलत लिख दिए हों। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से हम उन गलतियों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेजर में कोई भी गलती किए होंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि ट्रायल बैलेंस तभी प्रिपेयर किया जाता है जब लेजर अकाउंट्स के बैलेंस निकाल दिए गए हों। अब इसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। इसे हम आगे की आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि हमें ट्रायल बैलेंस को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आइए अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books। यह डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू J.R. बैटली बॉय। तो इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट। या लेजर अकाउंट के जो डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस होते हैं उसी से प्रिपेयर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सारे लेजर अकाउंट्स की जो पोस्टिंग और बैलेंसिंग की गई है वह एक्यूरेट है या नहीं। अब इसका पता हमें ट्रायल बैलेंस से ही चलता है। तो इस तरह हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज़ अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, क्योंकि इसी में हम लेजर अकाउंट्स के जो भी बैलेंस आए हुए होते हैं, चाहे वे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, उसको हम इसी ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। अगर लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड लिखते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड लिखते हैं। फिर इन दोनों को टोटल किया जाता है। अगर दोनों अकाउंट सेम आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे लेजर के जो बैलेंस निकाले गए हैं वह एक्यूरेट हैं, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस की पहली विशेषता है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस सारे लेजर अकाउंट्स और कैश बुक के बैलेंसेस की लिस्ट है। इस तरह जितने भी लेजर अकाउंट हम बनाते हैं उन सभी को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट। अकाउंट तो वो होता है जो हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं और उसकी बैलेंसिंग करते हैं। इस ट्रायल बैलेंस में हम लेजर के सारे बैलेंसेस को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यह अकाउंटिंग ईयर के दौरान किसी भी टाइम प्रिपेयर किया जाता है, किसी भी समय इसे बनाया जा सकता है। यूजुअली यह अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनल अकाउंट बनाने से पहले प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। यह लेजर अकाउंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इफ द बुक्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंसेस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। अगर ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट होता है तो लेजर के डेबिट बैलेंस का टोटल उसके क्रेडिट बैलेंस के टोटल के बराबर होता है।
तो दोस्तों यह कुछ पॉइंट्स थे ट्रायल बैलेंस के फीचर्स के बारे में, या इसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब इसमें आगे जो भी पॉइंट्स होंगे उन्हें आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो इसमें भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं, या सेम ही होंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू असरटेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस यह इंश्योर करता है कि किसी एक ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें हम एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, तो लेजर में जो पोस्टिंग की गई है वह डेबिट एस्पेक्ट को डेबिट साइड और क्रेडिट एस्पेक्ट को क्रेडिट साइड किया गया है। लेजर अकाउंट के बेसिस पर ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल करके, यानी डेबिट और क्रेडिट में जो हम लेजर के सारे बैलेंसेस को लिखे हैं, इनका टोटल करने पर अगर ये बराबर आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट है। अब अगर हम लेजर में सही पोस्टिंग किए हैं, उसका सही से बैलेंस निकाले हैं, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस का दूसरा ऑब्जेक्टिव है, या यूँ का इसका दूसरा फंक्शन होता है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके हम अपने अकाउंट्स में होने वाली एरर्स यानी कि गलतियों का पता लगा सकते हैं कि जर्नल एंट्री या लेजर अकाउंट में किस तरह की गलतियां हुई हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है, यानी डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है, वह सही नहीं आएगा, यानी कोई गलती हुई है। तो इस तरह एक अकाउंटेंट इन गलतियों का भी पता लगा सकता है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। अलग अलग लेजर अकाउंट्स की पूरी समरी हमें इसी ट्रायल बैलेंस से मिलती है। जैसे कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है यह देखना हो तो हम इसकी लिस्ट को ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। टोटल परचेज या टोटल सेल कितनी है, यह सब हम ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। अब इनका अलग अलग लेजर अकाउंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रायल बैलेंस में ही हम इन सारी लिस्ट को देख सकते हैं कि किसका कितना बैलेंस शो कर रहा है, कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यह सब पता चल जाता है। इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट आती है। तो इसको बनाने से पहले हम यह जान सकते हैं कि हमारे सारे लेजर अकाउंट सही हैं या नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें इसका पता चल जाता है। और वह कैसे पता चलता है? जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर जाता है। तो इस तरह ट्रायल बैलेंस सारे लेजर अकाउंट्स के लिस्ट को कंटेन करता है, जिससे फाइनल अकाउंट बनाने में आसानी होती है। तो इस तरह ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के यही ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन होते हैं। अब आइए आगे जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यही ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। इसको मैं पहले से ही बना चुका हूँ। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर जिसका भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं एट, जिस भी डेट में हम इसे बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें यह पहला कॉलम होता है नेम ऑफ अकाउंट्स का। जो भी लेजर अकाउंट होते हैं उसका हम नाम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट होंगे वो इस कॉलम में लिखेंगे। और ये दूसरा कॉलम हमारा LF का होता है, लेजर फोलियो। यहाँ पर चाहें तो उसका पेज नंबर हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। और यहाँ दो कॉलम होते हैं बैलेंसेस के, एक डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। अब लेजर अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस शो करता है उसको इस डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है उसको यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। तो ये हमारा अलग अलग लेजर अकाउंट है। अब जैसे ये हमारा पहला लेजर अकाउंट है परचेजेस अकाउंट का, एक बात का ध्यान रखें कि हम उसी बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं जो बैलेंस BD होता है, यानी जो ब्रॉट डाउन किया जाता है, चाहे वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट। तो ये हमारा लास्ट बैलेंस ये आया है टू बैलेंस BD 10,000। तो ये 10,000 हमारा डेबिट की साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में इसे हम डेबिट के बैलेंस में लिखेंगे।
तो ट्रायल बैलेंस का जो पहला कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट्स का, वहाँ पर हम ये लेजर अकाउंट का नाम लिख देंगे, परचेजेज अकाउंट का, और डेबिट में हम ये 10,000 लिख देंगे। तो आइए इसे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। तो यहाँ नेम ऑफ अकाउंट्स में हम लिख देंगे परचेजेज अकाउंट, ये अकाउंट को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसे डेबिट बैलेंस में हम लिख देंगे 10,000। अब दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो रमेश का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मई 1 को रमेश का बैलेंस शो कर रहा है बाई बैलेंस BD 10,000, और यह बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड है। तो यह भी बहुत ही आसान है। नेम ऑफ अकाउंट्स में हम रमेश का नाम लिख देंगे रमेश, और वह बैलेंस हमारा क्रेडिट में शो कर रहा है तो हम क्रेडिट बैलेंस में ये 10,000 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी अकाउंट। अब इसका जो बैलेंस शो कर रहा है यह भी मई 1 को ही है, टू बैलेंस BD 5,000 डेबिट में। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी अकाउंट। अब यह डेबिट में शो कर रहा है 5,000, तो यहाँ हम डेबिट बैलेंस में लिख देंगे 5,000। तो अब यह स्टेशनरी अकाउंट का 5,000 बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है कैश अकाउंट का। तब कैश अकाउंट का जब हम बैलेंस देखेंगे तो यह मई 1 को बाई बैलेंस BD 15,000, यह भी क्रेडिट में शो कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट 15,000 क्रेडिट में है, तो ये क्रेडिट के कॉलम में 15,000 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का हमारा बैलेंस है टू बैलेंस BD 10,000, और यह बैलेंस हमारा डेबिट में है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे सैलरी अकाउंट, ये डेबिट में 10,000। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है अशोक का। अशोक का जो बैलेंस है यह भी डेबिट साइड शो कर रहा है, टू बैलेंस BD 15,000। तो यहाँ लिख दे अशोक 15,000, ये डेबिट में। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा लेजर अकाउंट है सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है मई 1 को बाई बैलेंस BD 15,000, या क्रेडिट में है, तो इसे लिख देंगे ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट, या 15,000 हमारा क्रेडिट में है। तो दोस्तों जितने भी हमारे लेजर अकाउंट थे उसको हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिख लिए हैं। उनके जो भी बैलेंस थे चाहे वह डेबिट में हो या क्रेडिट में, तो उनको हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी अलग अलग कर लिए हैं। तो दोस्तों आइए अब इस ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं, और देखते हैं कि क्या यह डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की हमारी टोटल इक्वल आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले डेबिट के अमाउंट को जोड़ लेते हैं। ये 10,000, 5,000, 15,000, 15 और 10 25,000, 25,000 और ये 15,000 हमारे हो गए 40,000। तो ये 40,000 हम यहाँ डेबिट में लिख देंगे। अब इसी तरह क्रेडिट की अमाउंट को जोड़ें तो ये 10,000 और ये 15,000 25,000, और 25,000 और ये 15,000 हो गए हमारे 40,000। तो यह क्रेडिट में भी हमारा 40,000 आ गया है। इस तरह डेबिट और ये क्रेडिट दोनों साइड की अमाउंट हमारी सेम आ गई है, मैच कर गई है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम जनरल एंट्री किए थे, जो भी लेजर अकाउंट बनाए थे, वह सारे हमारे अकाउंट सही हैं, उसमें उसकी अमाउंट में हमारी कोई गलती नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरह हम ट्रायल बैलेंस बनाकर जो भी हम अपने लेजर अकाउंट बनाए हैं, जो भी हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाकर उनकी बैलेंसिंग किए हैं, वो हम खुद ही चेक कर सकते हैं कि वो सही हैं या नहीं। दोस्तों पूरे साल हम अकाउंट्स की अलग अलग एंट्रीज़ करते हैं, जैसे सामान परचेज़ करना, उसे कस्टमर को सेल करना, अलग अलग एक्सपेंसेस को पेड करना। इस तरह की और भी बहुत सी एंट्रीज़ होती हैं जो हम अपने बिजनेस या कंपनी में लगातार करते रहते हैं, और एक साल ख़त्म होने पर यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हैं, इसे हम क्यों बनाते हैं? तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो बेसिक स्टेटमेंट आते हैं जिसे हम यहाँ समझेंगे। इसमें पहला होता है इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
इसे हम इसलिए बनाते हैं कि बिजनेस में कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, पूरे साल में कितने खर्चे हुए और इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा हमारा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंडर हम ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इससे यह पता चलता है कि बिजनेस में कितनी असेट्स मौजूद हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं जिनको हमें अभी पे करना है, हमारे डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, इन सब की जानकारी हमें इस बैलेंस शीट से मिलती है। इसके बाद मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की दोनों की अलग अलग वीडियोस बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए दोस्तों अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक डेफिनेशन देखते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द असेट्स, लायबिलिटीज and capital as on a certain date, and the income statement showing the results of operations during a certain period। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिंदी में हम वित्तीय विवरण कहते हैं। यह किसी भी बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी समरी प्रोवाइड करते हैं। इससे हम एक ही जगह पर सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। इसमें जो बैलेंस शीट होती है वह एक फिक्स्ड डेट पर उस बिज़नेस के पास कितनी असेट्स यानी कि संपत्तियां हैं, कितनी लायबिलिटीज़ यानी दायित्व है, कैपिटल यानी पूंजी कितनी है, यह सब हमें पता चलता है। और जो इनकम स्टेटमेंट होता है यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम अपनी परचेज, सेल और सारे खर्चों को बांटते हैं, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसके बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्यों बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इसमें इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वित्तीय विवरण बनाने का पहला उद्देश्य तो यही होता है कि इससे किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी मिलती है कि बिजनेस कैसा वर्क कर रहा है, यानी बिजनेस कैसा चल रहा है, उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। वित्तीय विवरण बनाने का दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, वह कैसा वर्क कर रहा है, ग्रो कर रहा है या नहीं, बिजनेस की असेट्स कितनी हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी कैपिटल के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है उसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, और इसके लिए उसे यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह जो पर्सन है वह बिजनेस में पैसा लगाता जा रहा है और उसे लगातार लॉस होता जा रहा है और उसे इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अब इसी प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो आइए अब सबसे पहले जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। द ट्रेडिंग अकाउंट shows the results of buying and selling of goods. In preparing this account, the journal establishment charges are ignored and only the transactions in goods are included. इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट माल की खरीद यानी कि गुड्स की खरीद और उसकी बिक्री को शो करता है। इस अकाउंट को तैयार करने में यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस यानी चार्जेस होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसमें सिर्फ गुड्स के जो लेन देन होते हैं उन्हें ही शामिल करते हैं। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब व्यक्ति फाइनल अकाउंट बनाता है तो वह सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाने के लिए ही बनाया जाता है।
इसमें कितनी गुड्स परचेज की गई है, कितनी सेल हुई है, इसके अलावा किसी भी कंपनी के वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं या फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए किए जाते हैं, उन सारी डिटेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वह सब इसमें ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा वो सारे एक्सपेंसेस जो किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इनकर्ड होते हैं, सारे खर्चों को ईयर के एंड में समराइज करके ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए अब आगे जानते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसका पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। एक साल में जो भी गुड्स परचेज की गई है और जो सेल की गई है, उसके रिजल्ट्स में हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है और सेल की जो अमाउंट है, या पिछले साल से कंपेयर भी की जा सकती है कि इस बार सेल ज़्यादा हुई है या कम। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है वह पिछले साल से कम है या ज़्यादा है या फिर बराबर है। इस तरह इसका कंपैरिजन और एनालिसिस करके फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं इसका पता चलता है। किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज किए जाते हैं, वो एक समराइज फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस तरह हमें इसकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं उनकी हमें लिस्ट मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू निकालकर उसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है और इसका भी हम कंपैरिजन पिछले साल से कर सकते हैं। नेक्स्ट और चौथा पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। अब अगर पिछले साल के कंपेयर में इस साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वह कम है, तो बिजनेसमैन इन्हें मीज़र करके फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से खुद को बचा सकता है। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो वह गुड्स की प्राइस बढ़ा सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ पॉइंट्स थे ट्रेडिंग अकाउंट के नीड एंड इम्पोर्टेंस के। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसे क्यों बनाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल कर आता है, तो इसे आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है। यानी जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसका जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया जाता है तो जस्ट उसी के नीचे से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट में आए हुए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की अमाउंट से ही होती है। ट्रेडिंग अकाउंट की जो अमाउंट होती है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसको ब्रॉट डाउन कर लिया जाता है। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिफिनीशन यह है, अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू विच ऑल गेन्स एंड लॉसेस आर कलेक्टेड in order to ascertain the excess of gains over the losses और vice versa। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपने बिजनेस के सारे गेन्स यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुए हैं, जिस भी जगह से हमें प्रॉफिट मिले हैं उनको, और जहाँ जहाँ हमारे लॉस हुए हैं, जो खर्चे हुए हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को इसमें लिखा जाता है। और ऐसा करने से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो प्रॉफिट आया है वह प्रॉफिट ज़्यादा है, हमारे खर्चे कम हुए हैं, या फिर हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, हमें प्रॉफिट कम मिला है। तो इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। आगे जानते हैं
नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट है टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अभी ट्रेडिंग अकाउंट से हम यह जान चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उससे हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का ही पता चलता है, जबकि यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इससे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है या उसका नेट लॉस क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन विथ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। अब इस तरह जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आता है, इस प्रॉफिट या लॉस को हम पिछले ईयर के जो प्रॉफिट या लॉस हुए हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं। उससे कंपेयर करने से हमें यह पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं, हमें पिछले साल के कंपेयर में इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं। तो इसलिए भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। अब यह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसमें हम बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को हम इसमें लिखते हैं। तो अब अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अननेसेसरी जो खर्चे हो रहे हैं उन्हें रोका भी जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत हमें इसलिए भी पड़ती है क्योंकि बैलेंस शीट तभी प्रिपेयर की जा सकती है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट का पता लगाया जा सके। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें बैलेंस शीट में हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। अब यहाँ सबसे ऊपर होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पर हम उसी की डेट लिखते हैं। इसमें ये 4 कॉलम होते हैं। पहला पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेफ़्ट साइड हमारी ये डेबिट की होती है और ये राइट क्रेडिट की। और एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखें कि डेबिट साइड हम टू का यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड बाई का। एक फैक्ट्री या कारखाने में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर लिखते हैं, और जो भी हमारी सेल होती है और डायरेक्ट इनकम होती है उसको हम यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं। अब इसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इन सारे एक्सपेंसेस को लिखकर हम इनका टोटल करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम सबसे ऊपर टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो जो भी बची हुई गुड्स होती है, माल होता है जो बिकने से रह जाता है, तो वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और जब इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र किया जाता है या लेकर जाया जाता है आगे सेल करने के लिए, तो यही हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो जो भी हमारा स्टॉक होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट है टू परचेजेज। अब जो भी हम परचेज करते हैं उसकी अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं और इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न्स। जो भी हमें रिटर्न्स आती हैं उसको यहाँ पर लिखकर उसमें से लेस करके हम अमाउंट को लिखते हैं। अब ये है टू वेजेस। अब फैक्ट्री या कारखाने में किसी लेबर को जब मजदूरी दी जाती है तो वह हमारी वेजेस होती है, यह भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको भी यहाँ लिखते हैं। कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज ऑन परचेज। जब भी बिजनेस या कंपनी के लिए कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किए जाते हैं तो उसकी ढुलाई के लिए यानी सामान को मंगाने के लिए फैक्ट्री तक लाने के लिए जो दी जाती है, जो चार्जेस दिए जाते हैं, वो कैरेज ऑन परचेज भी लिख सकते हैं या कैरेज इनवर्ड्स भी उसको लिखकर अमाउंट को शो किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है गैस, फ्यूल एंड पावर। जो भी कारखाने या फैक्ट्री में सामान को रखने के लिए उसकी सेफ्टी के लिए जो भी यूज़ किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। या फ्रेट एंड कार्टेज यानी भाड़ा। जो भी हम भाड़ा दें अगर किसी भी चीज़ को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और ये इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी, बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं उस पर कोई हमें चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं तो वह भी हमारी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होगी उसी में ऐड होगा, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसको यहाँ लिखेंगे। अब अगर हम बात करें राइट साइड ये क्रेडिट की, तो इसमें सबसे ऊपर हमारा होता है सेल्स बाई सेल्स। जो भी हमारी सेल हुई है उसको लिखते हैं, उसमें से हम अपने सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं। और जब ईयर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक।
अब इसी तरह सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को हम लिख कर उसका टोटल करते हैं, यानी दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो यह जो पार्ट होता है यह फैक्ट्री के लिए होता है, जिसमें हम अपने सारे खर्चों को एक तरफ यानी डेबिट और इनकम्स अगर हैं तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अब टोटल करने के बाद अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है तो यह हमारा होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यहाँ टोटल के ऊपर जो भी बैलेंस होगा उसी को हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर हमारा ये बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो उसे बाई ग्रॉस लॉस लिखेंगे, यानी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। जो भी यही बैलेंसिंग फिगर होगी उसे हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं तो यहाँ हम CD लिखते हैं, यानी कैरीड डाउन, यानी इसी बैलेंस को हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, यानी ब्रॉड डाउन। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से इसे ट्रांसफ़र किया गया है, यहाँ उसकी अमाउंट लिखते हैं। इसी तरह अगर कोई लॉस आ रहा है हमारे क्रेडिट में तो उसको भी हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में। तो यहाँ लिख देंगे टू ग्रॉस लॉस BD, यानी ब्रॉड डाउन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसकी अमाउंट हम यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को लिखने के बाद, यानी जब भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिया जाता है तो बस वहीं से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद ऑफिस या शोरूम में जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं और उन्हें यहाँ हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब जैसे सैलरीज़, यह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, टेलीफोन चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, एडवर्टीज़मेंट, यह सारे एक्सपेंस तो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं कि ये किस तरह के एक्सपेंस हैं। अब टू कमीशन, किसी को कमीशन दे रहे हैं तो यह भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स, किसी को सामान उधार में सेल किए थे पर पैसे नहीं मिले, यह भी हमारा खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड, किसी को डिस्काउंट दिए, यह भी एक्सपेंस है। और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा भी और बहुत से खर्चे होते हैं जिनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। अब इसके बाद हम जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उन्हें लिखते हैं, यानी बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो BD है उसके नीचे से हमारी इनकम्स शुरू हो जाती हैं। जैसे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, किसी से कोई डिस्काउंट मिला तो यह हमारी इनकम है। बाई कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला। बाई बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई हमारा बैड डेट्स था जो पैसा हमें नहीं मिलने वाला था और फिर वह पैसा हमें मिल गया है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, किसी असेट्स को सेल करने से हमें जो भी इनकम हुई हो। और बाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा अगर हमें किसी और सोर्सेज से कोई इनकम हुई हो तो उसे भी हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब इसके बाद हम दोनों साइड का ये टोटल करते हैं और अगर टोटल करने पर बैलेंस हमारा ये डेबिट में आ रहा है तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, और अगर यही बैलेंस हमारा क्रेडिट में आता है तो बाई नेट लॉस इफ़ एनी, अगर कोई भी बैलेंस हमारा क्रेडिट में आया है तो यानी कि उतना हमें लॉस हुआ है। तो यही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब इसमें आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कौन सा इनडायरेक्ट, और किसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखते हैं, किसे क्रेडिट में लिखते हैं। तो यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जस्ट इसी के नीचे से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो अगर आपको यह सारा क्लियर है कि कौन से आइटम को किस साइड लिखते हैं, कौन ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कौन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो आपको उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों, बैलेंस शीट को हिंदी में आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। या बैलेंस शीट किसी कंपनी, संस्था या बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ को एक पर्टिकुलर पीरियड को अपनी रिपोर्ट में शो करती है या बताती है। किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वह कैसा वर्क कर रही है, इसकी जानकारी हमें इसी बैलेंस शीट से ही मिलती है।
अब इससे हम किसी भी बिजनेस या कंपनी की ग्रोथ का आसानी से पता कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट में ये जो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ शो की जाती हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक ग्रुप में ही लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे चाहें हम वैसे इसमें सारी चीज़ें लिख दें। एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स को शो किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें सिमिलर नेचर के आइटम को एक कॉमन हेडिंग के अंदर लिखा जाता है। अब जैसे अलग अलग कस्टमर्स से जो भी पैसे हमें लेने हैं उन्हें सन्ड्री डेटर्स के नाम से लिखा जाता है। अब इसको भी एक हेडिंग के अंदर लिखते हैं करंट असेट्स। इसी तरह और भी जितने आइटम होते हैं उनको भी एक हेडिंग के अंदर ही शो किया जाता है। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का ही एक पार्ट है और यही वजह है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इन दोनों का फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये अकाउंट होते हैं, जबकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ना कि अकाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट कोई साइड नहीं होती है और ना ही इसमें हम टू या फिर बाई का यूज़ करते हैं जैसा कि हम अकाउंट बनाते वक्त करते हैं। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि यह जो बैलेंस शीट होती है या किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी से हमें उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी ग्रोथ का पता चलता है। तो आइए इसकी एक छोटी सी डिफिनीशन देखते हैं। बैलेंस शीट की एक छोटी सी डिफिनीशन यह है कि बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट। यानी बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी बिजनेस की एक करंट डेट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वह प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसको मेज़र किया जा सके। इसीलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेन फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका पहला पॉइंट है बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। तो अभी कुछ देर पहले हम यह समझे हैं कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ना कि अकाउंट। इसमें हम बस बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं और ना ही इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट होता है, ना ही इसमें टू और बाई का यूज़ किया जाता है। तो यह एक स्टेटमेंट है, इसकी यह विशेषता होती है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब यह जो बैलेंस शीट बनाई जाती है यह एक फिक्स डेट पर ही बनाई जाती है कि आज की डेट में बिजनेस के ये सारी चीज़ें हैं, इतनी असेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं। तो यह उस एक फिक्स डेट पर ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यह जो बैलेंस शीट बनाई जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही प्रिपेयर की जाती है। इस तरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। अब यह पता चलने के बाद ही बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। या बैलेंस शीट जो होती है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति को बताती है कि वह अभी किस तरीके से चल रहा है और आगे वह कैसा चलेगा। तो यही सारे बैलेंस शीट के फीचर्स होते हैं। आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो यह मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले से ही प्रिपेयर कर चुका हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर होता है बैलेंस शीट एज एट, या जिस भी डेट को प्रिपेयर की जा रही है वहाँ इसकी डेट लिखते हैं। अब ये लेफ़्ट साइड इसकी होती है वो लायबिलिटीज़ की होती है और यह राइट असेट्स की। अब एक बिज़नेस की जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उसको हम इस लायबिलिटीज़ के कॉलम में लिखते हैं और यहाँ इस अमाउंट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिखते हैं। और बिज़नेस की जो भी असेट्स हैं वो असेट्स के कॉलम में और उनकी जो भी अमाउंट है वो यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिखे जाते हैं। अब लायबिलिटीज़ में ये सबसे पहली हेडिंग होती है कैपिटल की। कैपिटल वह होती है जो बिज़नेस करने वाला पर्सन होता है, वह बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त उसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है या लगाता है इस कैपिटल में ऐड करते हैं ऐड नेट प्रॉफिट
और इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स होती है, जो भी हम पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, और इसमें से लेस किया जाता है इनकम टैक्स। अब ये दूसरी हेडिंग है करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं, वो लायबिलिटीज़ या वो जिम्मेदारी होती हैं जो हम विद इन ए ईयर पे करते हैं, यानी यह 1 साल के अंदर हम जिनका भी पेमेंट करना होता है वो करंट लायबिलिटीज़ में आती है। इसमें जैसे ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं, ये सब करंट लायबिलिटीज़ में ही आते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट वो होता है जब हम अपने बैंक से डिपॉजिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, बाद में फिर उसको पे करना होता है, तो यह लायबिलिटीज़ है। बिल्स पेएबल, कोई बिल्स है उसको हमें पे करना भी रह गया है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हम माल परचेज़ किए हैं उनको अभी कुछ पेमेंट करनी बाकी है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है, यानी वो सर्विसेज हम यूज़ कर चुके हैं पर उनका अभी पेमेंट नहीं किए हैं, तो यह भी हमारी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। इनका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होता है, इन्हें जल्दी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, ऐसे लोन जिनका पेमेंट हमें 2 साल या 4 साल के बाद करना है, वो इसमें आएंगे। तो ये सारी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में आती हैं। अब आगे जानते हैं कि बैलेंस शीट की ये असेट साइड कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो सेल करने के लिए होती हैं या फिर जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें जैसे ये कैश इन हैंड, जो भी कैश बिजनेस के पास है, कैश एट बैंक, जो उसके बैंक में है, बिल्स रिसीवेबल, जिन लोगों से पैसा मिलना है, सन्ड्री डेटर्स, जिन्हें हम गुड्स सेल किए गए हैं अभी उनसे पैसे लेना बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे करंट असेट्स में आते हैं। और इसके बाद जो हम हेडिंग लिखते हैं नॉन करंट असेट्स की, इसमें वो असेट्स आती हैं जो बिजनेस में कंटिन्यूस यूज़ के लिए होती हैं और जिनका पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना या फिर सर्विसेज देना है, ना कि सेल करना। इसमें ये फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स और गुडविल, ये सारी असेट्स नॉन करंट असेट्स के अंडर आती हैं। अब इन सब की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वह इनके अमाउंट के कॉलम में इन्हीं के सामने लिखी जाती हैं और सारी चीज़ों को लिखने के बाद हम इसका टोटल करते हैं, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं और दोनों साइड के अमाउंट अगर सेम आती है तो इसका मतलब है कि हमारे सारे अकाउंट्स सही हैं, क्लियर हैं। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो और आगे ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।